हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशा और आज हम पढ़ेंगे PYQs ऑफ फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, कल वाले लेक्चर में हमने कल जो लेक्चर कर रहे थे हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमने लास्ट में सेशन कट हो गया था, तो वो भी हम कल जो थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था वो भी आज हम कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम स्टार्ट करेंगे फूरियर सीरीज के क्वेश्चन से। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए गेट 2020 का। वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था जब फूरियर सीरीज पढ़ाई थी, तो आपको अच्छे से याद होगा। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, मतलब ये सीरीज की फॉर्म में ए के साइन के एक्स के इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब फूरियर सीरीज में आपको पता हो तो जो ये साइन एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है bn। तो बेसिकली हमें bn कैलकुलेट करना है, और bn में भी इसमें पूछा है a2 मतलब b2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे जो इंटरवल है वो है -π से लेके +π वाला। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था f(x) = x, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, चाहिए यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में a0 और an ये दोनों तो वेनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको bn की वैल्यू निकालनी है, और bn में भी किसकी, सिर्फ b2 की। तो वैसे अगर हम bn का या फिर यहाँ पे ak की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f(x) sin kx dx। तो फंक्शन की वैल्यू x है और ये sin 2x dx। बस सिंपली इंटीग्रेशन ही करना है बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंपल था, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, TIFR 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन गिवन है। वैसे इससे समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्री के अबाउट एक्स ओरिजिन या फिर y एक्सिस, और जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 - x और x लेस देन 0 पे 1 + x। तो हमको क्या निकालना है, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। तो अगर इससे देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, एक इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के केस में bn वाला जो वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको a0 एंड an की वैल्यू निकालनी है। तो आधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो वैसे स्किप हो गया यूजिंग सिमेट्री लॉज। तो देखिए अब जो a0 की वैल्यू होती है वो होती है 2/l इंटीग्रेशन 0 to l f(x) dx। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे फार्मूलाज डिराइव भी किए थे मैथमेटिकली, तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन ही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। a0 आ जाएगा यहाँ से 1, और an की वैल्यू आएगी 1 - x cos nπx dx, है ना। इंटीग्रेशन 0 to 1, इस वाले लिमिट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो an का वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार से 2/nπ का होल स्क्वायर 1 - -1 की पावर n। ये हमको क्या निकालने थे इसमें, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने थे, हमको फूरियर सीरीज नहीं बनानी थी इसमें। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये 0 की वैल्यू है और ये an की वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए TIFR 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो अब इसमें क्या निकालना है, x ऑफ t, फूरियर सीरीज बनानी है इस फंक्शन की। तो पहले हमें फूरियर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही फूरियर सीरीज बनेगी। तो पहले हमको तो ये सिर्फ फंक्शन गिवन था इसमें, तो हमको पहले इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक तो ओरिजिन है, मतलब एक साइड देखेंगे हम ओरिजिन की एक साइड, तो यहाँ पे 0 0 मतलब x और y के जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1।
तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन और जो दूसरा पॉइंट है x2y2 वो है t/2, 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में और यहाँ से हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी y = 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में a0 और an दोनों वेनिश हो जाते हैं। तो आधा मैथ्स तो हमारा वैसे सॉल्व हो गया, मतलब गायब हो गया। उसके बाद में हमको ओनली bn कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन एंटीसिमेट्रिक या फिर ऑड है, तो bn का जो फॉर्मूला होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 to L f(x) sin n πx/L dx। तो इस फंक्शन का इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए bn का वैल्यू, अब देख लो वो जो इंटरवल है वो है 0 से t/2 तक, दिख रहा है लिमिट, हाफ लिमिट के लिए कर रहे हैं हम, 0 से t/2 तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से मतलब 2/L था, तो 0 से t/2 मतलब हाँ लिमिट आएगी 0 से 2/2 t/2 और यहाँ फंक्शन की वैल्यू और साइन nπt/t/2 कुछ इस प्रकार से बनेगा ये bn का। और यहाँ पे भी बाई पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन यूज़ करके इसमें इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी जब लिमिट पुट करेंगे, सिर्फ आगे वाला पार्ट बचेगा। यहाँ पे भी जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 पे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वेनिश हो जाएगा, और सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट बचेगा। यहाँ पे आएगी bn की वैल्यू, तो हमको b1 b2 b3 ऐसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये कोएफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो x ऑफ t मतलब वो जो हमको सिग्नल या फिर जो भी फंक्शन गिवन था उसकी फ्यूरियर सीरीज ये बन जाएगी 2/π sin πt/t, फिर -12 sin 2πt/t ऐसे चलते जाएगी प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, सिंपल ही था क्वेश्चन, सिर्फ हमको सिमेट्री का रूल लगा के bn वाला कोएफिशिएंट ही निकालना था ओनली। और ये वाला क्वेश्चन वैसे लास्ट लेक्चर में हो गया था, पर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 2 स्पाइक्स गिवन है डिराक डेल्टा फंक्शन वाले, -1 से +1 वाले इंटरवल हैं, जिसमें जो स्पाइक गिवन है टाइम डोमेन में जो फंक्शन है -12 पे और +12 पे, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है +1, मतलब -12 पे जो स्ट्रेंथ है वो है +1, और जो -1 है सॉरी +12 है उस पे जो स्ट्रेंथ है वो है -1। यहाँ पे गिवन भी है स्ट्रेंथ +-1 और टाइम पीरियड गिवन है t/2। तो हमको निकालना है, फंक्शन भी उन्होंने सॉरी हाँ फंक्शन उन्होंने दिया नहीं था, फंक्शन को हमको बनाना था। तो यहाँ से इसका आंसर चालू ही इक्वेशन था। तो हमको फूरियर एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, समेशन n = -n/2 +∞ cn e⁻i 2n πt/T। इसमें जो cn कोएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे इस cn की वैल्यू निकालने के लिए। तो cn का वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ा था हमने फूरियर सीरीज का, यही होता है 1/t और इंटीग्रेशन -b से प्लस मतलब a2 मतलब b to a होता है, तो b की लिमिट है यहाँ से -t/2 और इसकी लिमिट आ जाएगी t/2 f(t) e⁻i 2n πt/T। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है f(t) डेल्टा t +12 डेल्टा t -12। और ये फंक्शन पता होगा हमने कैसे बनाया था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जैसे t = +12 पे इसकी जो वैल्यू है मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है -1, t = +12 पे। तो यहाँ पे इसके आगे जो माइनस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, ये -1 की वजह से। ठीक है, और ये t = -12, t = -12 पे इसकी स्ट्रेंथ +1 है, तो ये हो जाएगी, हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। अब इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ रख के अब हमको पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसे डिराक डेल्टा में तो ना डेल्टा x - x0, तो जो x0 पॉइंट होता है वो अगर इस इंटरवल में लाई करता है तो डायरेक्ट जो वो फंक्शन इंटीग्रेशन होता है मतलब फंक्शन जो होता है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है e⁻i π nt/dt।
डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी यहाँ बता रखी है, ये डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे जी ऑफ टी डी टी फंक्शन है तो जी ऑफ ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब आयलर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा वाला, क्योंकि साइन का फॉर्म बन रहा है। तो साइन वाला फॉर्म बना के ये सी एन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल मैथ्स है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बस इतना सा ही मेन था इसमें कि ये वाला फंक्शन कैसे बनाया और लिमिट कैसे पुट करी, क्योंकि हमारे पास इंटरवल कौन सा ये पहचाना ज़्यादा ज़रूरी था और टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया था, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है फंक्शन, और एक्स स्क्वायर, और इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो इस केस में बी एन वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और बी एन वाला टर्म जीरो हो गया तो सिर्फ ए जीरो और ए एन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इंटरवल है -π से +π, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है ए जीरो और एन का, वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और पूछी है, फाइंड इट्स फूरियर सीरीज। इसकी फूरियर सीरीज बनानी है हमें कोएफिशिएंट निकाल के। तो हमने यहाँ पे देखो ए जीरो और ए एन की वैल्यू निकालने के बाद में इसकी फूरियर सीरीज बना दी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, क्योंकि फूरियर सीरीज बनाने के बाद में उन्होंने सीरीज का सम भी पूछा था कि ये जो सीरीज है कहाँ पे कन्वर्ज होगी, है ना। तो इसका सम निकालना था हमें। तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं हम, कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बाउंड्री पर जैसे x = π रखेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π², और इसको हम इस सीरीज़ के यहाँ पे f(x) की इसकी सीरीज़ थी है, f(x) की सीरीज़ थी, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। जैसे x² इसकी जगह आ जाएगा π², और इसे हम सीरीज़ है। फिर हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट करी, और n की वैल्यू पुट करने के बाद में मतलब cos nx को लिख दिया -1 की पावर n, यहाँ पे -1 की पावर 2n हो गया, डिवाइड बाय n² π²। फिर हमने n की वैल्यू पुट करी, फिर इस वाली टर्म को π²/3 को इस साइड लेके आए LHS में, तो ये हो जाएगा π² -π²/3 4 समेशन 1/n²। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली सीरीज बनेगी π²/6 की। ठीक है, सिंपल ही था, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। अगर हमें उसका कन्वर्जेंस मतलब उसका सम निकालने के लिए बोले तो हमें कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ करनी होती है। कन्वर्जेंस थ्योरम मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट फूरियर कोएफिशिएंट पूछे थे, दो फंक्शन गिवन थे, f1 गिवन था cos²x और f2 गिवन था sin²x। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट सीरीज के जो कोएफिशिएंट थे वो थे an1, एंड जो सेकंड सीरीज के कोएफिशिएंट थे वो थे an2। फाइंड दी एंड नॉन जीरो फूरियर कोएफिशिएंट। तो नॉन जीरो फूरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी थी, मतलब वैल्यू इनकी निकालनी थी, बट वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब कौन से वाले कोएफिशिएंट नॉन जीरो होंगे ये पूछा था। तो जैसे cos²x है, तो cos²x को पहले हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, तो 1 + cos2x/2 होगा। और जब इन दोनों टर्म को अलग करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो a0 बन जाएगा, क्योंकि ये तो जब स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो इसका कांस्टेंट पार्ट हो गया। और जो cos2x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a2, तो ये a2 का रिजल्ट है हाफ। तो यहाँ पे a2 का रिजल्ट आ गया हाफ, है ना, उससे कंपेयर किया हमने वो। और वैसे ही sin²x को ओपन करेंगे तो 1 - cos2x/2। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो आप ऐसा मत समझिए कि शायद TIFR के एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो -1/2 रहेगा, मतलब a2 0 की वैल्यू तो 1 रहेगी और a2 2 की वैल्यू जो है ये -1/2 रहेगी। ठीक है, सिंपल सा था। सेम इधर प्रोसेस फॉलो किया था वही इधर वाले में करना था। ठीक है, अब कल जो हमारे ना कुछ हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पर उसके हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखे थे, उनकी मतलब उनको डिराइव नहीं किया था।
उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो थी वो रह गई थी, तो मैं उनको आज कवर कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और उस पर हर साल ही क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो द फूरियर ट्रांसफॉर्म टूल किट प्रॉपर्टीज़ एंड सिमेट्रीज जो पढ़ ली थी वो दोबारा रिवाइज हो जाएगी, और जो नहीं पढ़ी थी वो आज कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि टाइम डोमेन में जो फंक्शन होता है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन पता है ना आपको। तो टाइम डोमेन में जैसे फंक्शन होता है तो बस उनका ही बता रखा है कि जैसे टाइम डोमेन में अगर फंक्शन स्ट्रेचिंग है, कोई फंक्शन है या सिग्नल है, स्ट्रेचिंग है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखेगा वो, सिक्वेंसिंग एंड द स्पेक्ट्रम, मतलब थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखेगा वो, मतलब यहाँ स्ट्रेच है तो यहाँ सिकुड़ा हुआ दिखेगा। अगर कोई डिलेइंग है, मतलब टाइम में अगर शिफ्ट है तो यहाँ पे फेज में शिफ्ट आ जाएगी, ट्विस्टिंग द फेज, आपको आगे समझ में आ जाएगा ये। वैसे ही ऑक्सीलेशन है, तो ऑक्सीलेशन में जैसे आप टाइम में रिपल्स को आप ऐड कर रहे हो, एडिंग टाइम रिपल्स, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखेगा वो स्प्लिटिंग द स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ की जो कैलकुलेस होगी वो यहाँ पे सिंपल एल्जेब्रा बन जाती है वो, बस इतना सा याद रखना है। मतलब टाइम डोमेन में जो कैलकुलेस होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके सिंपल एल्जेब्रा बन जाती है। ये हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम में भी देखा था। ठीक है, अब इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो जैसे स्केल प्रॉपर्टी से हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था फंक्शन को, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखा था कि वो 1/a इससे डिवाइड हो गया था, मतलब जो कांस्टेंट था उससे डिवाइड हो गया था, और जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट आया था, मतलब फ्रीक्वेंसी में उसका जो ये फंक्शन था, फ्रीक्वेंसी में जो फंक्शन बना था उसको भी हमने फिर उस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना पड़ा, और ये मैथ से भी प्रूफ हो रहा है। आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो टाइम में फंक्शन कैसा दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी में कैसा दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन। अब टाइम डोमेन में शिफ्ट देखते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम डोमेन में शिफ्ट है और दूसरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि टाइम डोमेन में शिफ्ट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अ टाइम डिले इंट्रोड्यूस अ लीनियर फेज शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इज अनचेंज्ड। मतलब जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो अनचेंज रहेगा उस स्पेक्ट्रम का, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी स्पेक्ट्रम बन रहा है, लेकिन एक लीनियर शिफ्ट मिलेगी हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में। वो देखो मैं दिखाती हूँ कैसे दिखती है वो। ये देखिए, जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के बाद में ये 3D रोटेशन में बन जाती है, जो भी वेव या फिर जो भी सिग्नल होता है उसको हम 3D रोटेशन में ले जाके घुमाते हैं। तो यहाँ पे ये फेज शिफ्ट आ जाता है e⁻ ±i⁻t0, ये वाला। तो अगर यहाँ पे कोई टाइम में शिफ्ट हुआ है फंक्शन, तो बस ये इतना सा फेज शिफ्ट, ये जैसे ये फर्स्ट जो ये चल रहा है ये वाला, फिर ये इतने से शिफ्ट हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पे देखिए e⁻ ±i⁻t0 g⁻ और बाकी उस वाले जो भी फंक्शन आ रहा है टाइम डोमेन का, और फ्रीक्वेंसी में और कोई चेंज नहीं आएगा, और सब चीज़ें सेम रहेगी। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख लेते हैं कैसे शिफ्ट आ रहा है। जैसे कि हमने टाइम में शिफ्ट किया t ± t0 और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया e⁻ i⁻t dt, तो इस वाली टर्म को हम u मान लेंगे, और फिर t का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है e⁻ i⁻t में, और dt = du। तो सारी वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखी तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा e⁻ ±i⁻t0, ये बाहर आ जाएगा और ये एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सिर्फ एक फेज शिफ्ट आ गया
बाकी और सब चीज़ें एज इट इज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर आप भी न्यूमेरिकल आएंगे। चलो इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि आगे और आएंगे इसके न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है e⁻⁻2 मैग्नीट्यूड ऑफ t+3। इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले तो आपको इस फंक्शन को देख के पहचानना है कि हमको क्या करना है, साथ में कौन कौन से शिफ्ट लगेगी पहले। तो पहले तो हम देखेंगे कि बेस फंक्शन कौन सा है। हमने एक फंक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में e⁻⁻80 e⁻⁻a मैग्नीट्यूड ऑफ t। जब इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था तो कुछ इस प्रकार से आया था 2a/ω² + a²। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है एक लोरेंजन फंक्शन बना था। इस प्रकार का जो फंक्शन बना था वो लोरेंजन फंक्शन बना था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट e⁻⁻a मैग्नीट्यूड ऑफ t। अब यहाँ पे जो a है, इस a की जगह तो है 2, तो इस a की जगह जब 2 पुट कर देंगे तो ये क्या बन गया, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया इस वाले फंक्शन का। पर अभी यहाँ पे देखिए कि टाइम में शिफ्ट है। अगर टाइम में शिफ्ट होता है तो वो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर जो है e⁻ t0 होता है। तो यहाँ t0 की वैल्यू क्या है, t + t0 है तो t0 की वैल्यू क्या है 3। तो t0 की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, e⁻3 हो जाएगा और g ऑफ ओमेगा, और g ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका इस पूरे फंक्शन का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा e⁻3 4/ω² + 4। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, तो वो चीज़ क्या है कि जैसे हमने ये वाला फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था वो ये वाला यूज़ किया था e⁻⁻ dt। बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जैसे यहाँ पे +i⁻t dt भी ले लेते हो। हमने वो 2-3 तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे e⁻+i⁻t dt ले लेते हैं इस कर्नल की जगह पे। तो फिर उससे रिजल्ट ना फिर यहाँ पे इतना सा चेंज आता है कि जैसे प्लस माइनस है तो उसकी जगह माइनस+ आ जाता है, -+i⁻t0 g ऑफ ओमेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ इसी एग्जांपल से हम बताओ, तो जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे t+3 है और अगर वो जो क्वेश्चन होता वो e⁻+i⁻t से आप रिजल्ट निकालते, मतलब अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता कि आपको यही वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, तो फिर यहाँ पे t+t0 है तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस आ जाता फिर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस से नंबर कट जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में ऐसा भी होगा, कहीं पे एक ऑप्शन ऐसा भी देता है जिसमें e⁻3i⁻ हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कैसे दिखेगी कि मल्टीप्लाई अ सिग्नल बाय ए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन टाइम शिफ्ट इट्स एंटायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमको शिफ्ट करना है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी का ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये टाइम डोमेन वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन को हमको फ्रीक्वेंसी में ये एक स्पाइक बन रहा है, कर्व टाइप बेल कर्व बन रहा है। तो ये कर्व अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, इस ओमेगा से ये इस साइड शिफ्ट हो गया। तो ओमेगा ±ω0 इधर भी शिफ्ट होता है, उधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमको यहाँ पे टाइम डोमेन वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे e⁻ ±i⁻t। ओमेगा0 क्या है, इसकी शिफ्ट है, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, मतलब e⁻−i⁻t dt। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो -i कॉमन लिया, ओमेगा −+ω0t dt, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसके आगे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये उल्टा रिजल्ट देगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही चीज़ देखना कि अगर इधर यहाँ पे देखिए टाइम डोमेन वाले फंक्शन के साथ में e⁻+i⁻t मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा g ऑफ ओमेगा -ω0। मतलब पहले फंक्शन का हमको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना है कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कैसा दिखेगा। तो हमने ये वाला कर्नल यूज़ किया है, मतलब ये स्टैंडर्ड वाले रिजल्ट से हमारे पास ये वाला आ रहा है।
तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है आपकी वो वाले जो फंक्शन है कि अगर यहाँ पे e⁻+ आयोडा ओमेगा टी अगर एग्ज़ाम में दे दें तो फिर ये वाला रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर g ऑफ ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा नोट होगा। मतलब अगर यहाँ प्लस आ रहा है e⁻, फंक्शन है टाइम डोमेन वाले फंक्शन के साथ में e⁻+ ओमेगा आयोडा ओमेगा नोट टी है, तो इधर भी g ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट ही रहेगा। मतलब इतना चेंज नहीं आएगा। तो उसका जस्ट रिवर्स है, अभी टाइम डोमेन वाले फंक्शन जस्ट रिवर्स है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो अभी आगे करेंगे हम सोल्व। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए कि लोरेंजन फंक्शन का इन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ये सभी को पता है, पाई अपॉन ए टू द पावर माइनस है मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। और ये किससे निकाला था हमने, वही कर्नल वाले फॉर्म, मतलब वही वाला इंटीग्रेशन यूज़ किया था। जैसे ये 1/t² प्लस ए स्क्वायर है, तो ये 1/t² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल में रहेगा वो रहेगा माइनस आयोडा ओमेगा टी और ये dt। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो पाई अपॉन ए e⁻ है मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, ये लोरेंज फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन गिवन है, ये e⁻ आयोडा 3t अपॉन t² प्लस 9। इसका हमको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो पहले आप फंक्शन को पहचानिए कि फंक्शन कौन सा गिवन है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है फर्स्ट तो ये टाइम डोमेन वाला फंक्शन है, तो 1/t² प्लस 9। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे लोरेंजन फंक्शन से, तो ये आएगा पाई अपॉन 3। पाई अपॉन ए एक की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है, तो पाई अपॉन 3 e⁻ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, तो -3 मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है वो है e⁻ आयोडा 3t। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है, और फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है तो कितनी है 3। तो यहाँ पे क्या आएगा e⁻ यहाँ पे जब माइनस है ना, मतलब -3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया e⁻⁻3। तो उसका जस्ट रिवर्स था लास्ट वाले। एक बार और वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया ω+3। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हुई है 4 और यहाँ पे इसकी जगह 2 आ गया, और यहाँ पे ये प्लस है। यहाँ पे ये वाली जो शिफ्ट है ये प्लस है, मतलब 2 है, +2 का है, तो यहाँ पे -2 आएगा। और बाकी तो और सब चीज़ें सेम ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी जैसे हम टाइम डोमेन वाले फंक्शन को हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं कोस ओमेगा नॉट टी से या फिर साइन ओमेगा नॉट टी से। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह भी बताया था कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कहाँ यूज़ होती है ना, जब हम रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वहाँ पे ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन को मल्टीप्लाई किया कोस ओमेगा नॉट टी को हम एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में खोल के फिर यहाँ से इसका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ g ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस g ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है ये शिफ्ट हुआ है, ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा नॉट पे इधर शिफ्ट हो गया, और ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पर इधर शिफ्ट हो गया। और साइन वाले में भी सेम यही वाला मैथ्स यूज़ होगा, कुछ भी नहीं करना है, और डायरेक्ट यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि रियल ऑक्सीलेशंस आर कंपोज्ड ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। जो हमारे पास रियल ऑक्सीलेशंस होते हैं उनको हम इनसे मल्टीप्लाई करके फिर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, तो इन्होंने वही लिखा है देयरफॉर मॉड्यूलेटिंग बाय साइन और कोसाइन स्प्लिट्स एंड शिफ्ट्स द स्पेक्ट्रम इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे देखिए 1/√2 पाई e⁻ आयोडा kx e⁻x² cos 2x dx। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है हमको f ऑफ x वो गिवन है e⁻ x² cos
2x ये फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ये उसी फॉर्म में लिख रखा है कि दिस इज़ एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, e की पावर माइनस आयोडा के एक्स डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेस फंक्शन बता रखा है, ये दोनों, ये मतलब ये पूरा फंक्शन है, इसमें ये बेस फंक्शन है जो एक गाउशियन फंक्शन है ना, गाउशियन फंक्शन का फॉर्म पता है ना आपको। और ये cos 2x है, यहाँ पे मॉड्यूलेटर अप्लाई कर रखा है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके, हम जिस भी सिग्नल को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की स्ट्रेटजी क्या है कि पहले इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले ट्रांसफॉर्म करना है बेस गाउशियन फंक्शन का, फिर ये मॉड्यूलेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब अप्लाई द कोसाइन स्प्लिट। तो देखते हैं कैसे कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये बेस फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है गाउशियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही होता है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूट पाई अपॉन ए e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, यही होता है, यहाँ पे लिख नहीं रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग हो रहा है, रूट पाई अपॉन ए। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 1 है, तो ये सीधा सीधा ये रूट पाई है। ठीक है, और ये 2 नहीं आएगा, और e टू द पावर माइनस के स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन गिवन है वो e टू द पावर आयोडा के एक्स है, नॉट ओमेगा एक्स। और जो cos 2x है, अभी हमने किसी भी फंक्शन को जब इससे मल्टीप्लाई किया था तो उसका वैल्यू क्या आया था, वो ओमेगा में था, यहाँ के में हाफ जी ऑफ, और यहाँ पे cos 2x है, वहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नोट था, तो यहाँ पे जी ऑफ के माइनस 2 प्लस जी ऑफ के प्लस 2, ये cos 2x का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जब किसी भी फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब। और यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा कि पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन गिवन है e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इस वाले फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आया ये रूट पाई e टू द पावर माइनस के स्क्वायर बाई 4। अब ये आ गया, उसके बाद में ये मॉड्यूलेशन क्या बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है, और किससे हो रहा है कि मतलब प्लस माइनस 2 वाले पॉइंट पे है ना, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब जी ऑफ के फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिया जी ऑफ के, और फिर इसमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो होता है e टू द पावर के माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस e टू द पावर माइनस के प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर दिया। बस फिजिक्स यहाँ तक ही थी, उसके बाद तो मैथ्स है कि ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा, एक तो 1/2 पहले से ही था, और ये हाँ सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए कि ये जो फंक्शन गिवन था इसमें आगे एक गिवन था 1/√2 पाई, तो जब ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 पाई, तो रूट पाई से रूट पाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2√2 ही बचेगा, है ना। तो ये देखिए 1/2√2, और जब e टू द पावर माइनस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों टर्म को खोलेंगे, के माइनस 2 का होल स्क्वायर और के प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक जो कांस्टेंट टर्म आएगी ये तो बाहर आ जाएगी, जो कॉमन आएगी माइनस के स्क्वायर प्लस 4/4, और ये वाली टर्म बचेगी e टू द पावर के प्लस e टू द पावर माइनस के, ये वाली टर्म बचेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस हाइपरबोलिक के। तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कोस हाइपरबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक के आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/√2, और ये वाला सेम फंक्शन आ जाएगा e टू द पावर माइनस के स्क्वायर प्लस 4/4 कोस हाइपरबोलिक के। तो बस आपको इतना सा पहचानना है कि जो फंक्शन है वो कहाँ और कैसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब किस किस में शिफ्ट हो रहा है, और हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी, कि जैसे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय आयोडा ओमेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, और आयोडा ओमेगा से मल्टीप्लाई कैसे आया, ये देखो df/dt किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है टाइम डोमेन में, तो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा t dt
बाय पार्ट से हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करके फिर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वेनिश हो जाएगा तो सिर्फ सेकंड टर्म बचेगा, और सेकंड टर्म में आयोडा ओमेगा को बाहर निकालेंगे, और ये जो बचा टर्म ये वापस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, मतलब फंक्शन का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम लिख देंगे जी ऑफ ओमेगा। तो हो गया आयोडा ओमेगा जी ऑफ ओमेगा। अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए था। अगर nth टाइम डेरिवेटिव हो इन जनरल, तो nth टाइम डेरिवेटिव हो तो आयोडा ओमेगा की पावर n हो जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये कर्नल यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में फिर से मैं दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन में अगर फिर से मेंशन हो जाए कि टू द पावर आयोडा ओमेगा टी डी टी, ऐसा कुछ पूरे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट वहाँ यूज़ नहीं करना है, एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ये आएगा माइनस आयोडा ओमेगा की पावर n। ठीक है, यहाँ पे माइनस आयोडा ओमेगा और इधर आएगा माइनस आयोडा ओमेगा की पावर n जी ऑफ ओमेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में ये फंक्शन को किसी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पूरे ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है। तो जब फंक्शन को हम किसी, यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाइंग अ सिग्नल बाय टी इन द टाइम डोमेन करस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएटिंग इट्स स्पेक्ट्रम इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर किसी फंक्शन को हम टाइम डोमेन में टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका डेरिवेटिव होता है, मतलब डी बाई डी ओमेगा, मतलब ओमेगा की रिस्पेक्ट में करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर फंक्शन को इधर भी डेरिवेटिव आएगा, मतलब इधर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इधर भी डेरिवेटिव आएगा, और ओमेगा की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं फंक्शन का, तो यहाँ पे ओमेगा की रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस वाले फंक्शन का तो कुछ भी नहीं होगा, बस इस एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का होगा। तो माइनस आयोडा टी ये बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस आयोडा टी आएगा, माइनस आयोडा को हम बाहर निकाल देंगे, बाकी ये फंक्शन से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, शायद कल जो हमने किया था उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, ऐसे इसको मतलब इसको डिराइव नहीं किया था, तो आज देख लीजिए कि ये डिराइव कैसे होता है। तो ये माइनस आयोडा ओमेगा, इस आयोडा माइनस आयोडा को इधर भेज देंगे, तो ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी एफ ऑफ टी का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन है आयोडा, और फंक्शन का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बाय डी, मतलब फिर उसका डेरिवेटिव डी बाई डी होगा ना। तो अगर nth टाइम है, मतलब अगर पोलिनोमियल या फिर जो भी है फंक्शन टी, उसका n पावर है, तो वो n टाइम्स उसका डेरिवेटिव होगा फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये हो जाएगा आयोडा की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये देखिए, टी ई टू द पावर -3 मैग्नीट्यूड ऑफ टी। तो फर्स्ट तो हमारे पास फंक्शन ये है, और इस फंक्शन का तो आप मतलब रट ही लो एक तरह से कि ये लोरेंजन फंक्शन है, और इसका वैल्यू क्या आता है। तो ई टू द पावर -3 मैग्नीट्यूड ऑफ टी, उस वाले फॉर्मूले से 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है 3, तो ये हो जाएगा 6 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे फंक्शन मतलब टी की ए की पावर है। तो अभी इधर जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको क्या करना है, हमको डी बाई डी ओमेगा करना है, आयोडा से मल्टीप्लाई करना है। आयोडा से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यहाँ पे इसकी ओमेगा की रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव ले लिया इसका, और ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी कवर हो गई है, बस ये शॉर्ट फॉर्म में गिवन है कि अगर फंक्शन मतलब स्केल चेंज फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ शिफ्टिंग है तो यहाँ पे फेस शिफ्ट मतलब फेस फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर प्लस माइनस आयोडा ओमेगा टी नॉट जी ऑफ ओमेगा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है तो फिर इधर भी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट मिलेगी। ठीक है, मतलब इधर कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाएगा टाइम डोमेन फंक्शन के साथ में, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में। दूसरा है कोसाइन मॉड्यूलेशन, ये पता है आपको, साइन मॉड्यूलेशन। फिर ये डेरिवेटिव वाला डी पावर एन अपॉन, अच्छा यहाँ डी टी की पावर एन होगा ना, तो यहाँ पे टी आएगा और इसकी पावर एन डी टी की पावर एन एफ ऑफ टी। ठीक है, फिर आ जाएगा आयोडा ओमेगा की पावर एन जी ऑफ ओमेगा, और मल्टीप्लिकेशन टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी। तो आयोडा की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी ओमेगा की पावर एन जी ऑफ ओमेगा है ना।
इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रखा है कि इधर वही चीज़ लिख रखी है जो लास्ट पेज पे मैंने आपको बताई कि अगर स्केल बाई ए करेंगे तो इधर इन्वर्स स्केल बाई ए हो जाएगा, शिफ्ट बाई टी नोट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई फेज हो जाएगा, और ये टाइम डोमेन का चल रहा है, इधर फ्रीक्वेंसी डोमेन का चल रहा है। फिर इधर मल्टीप्लाई बाई फेज करेंगे तो इधर शिफ्ट बाई ओमेगा नोट हो जाएगा। फिर इधर डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एडा ओमेगा से, और इधर मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो इधर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेट 2018 का क्वेश्चन है। e टू द पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ e टू द पावर आयोडा के एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसका हमको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो पहले हमको ये फंक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है। इतनी देर से मैं यही बता रही कि टू द पावर माइनस आयोडा माइनस ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये एक लोरेंजन फंक्शन है, और इसका जो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कब से यही करते आ रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी थी और ये डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा था। ये नेट 2018 क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, 1 मिनट बस हमको प्रॉपर्टी पता हो तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा है इसको सॉल्व करने में। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, इवन फंक्शन है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इवन फंक्शन है तो ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने कल सिमेट्रिक्स के कुछ रूल बताए थे चीट कोड के नाम से, है ना, कि हम एग्जाम में कैसे चीट कर सकते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवन रियल फंक्शन इज इवन रियल फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन था e टू द पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, जस्ट 2017 का क्वेश्चन है, सिमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने ऐसी कोई इक्वेशन दी थी और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था। तो पहले हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टराइज फॉर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करके, 11th क्लास में पढ़ा है ना, वो वाला मेथड यूज़ करके पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे वही मेथड लगा के ये वाला बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसको हमको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़, e टू द पावर में यहाँ माइनस आयोडा ओमेगा एक्स और e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये लोरेंजन फंक्शन है, तो e टू द पावर अभी इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, पाई अपॉन ए टू द पावर माइनस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा होता है। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, इस वाले केस के लिए ए इक्वल टू 1 है, और इस वाले केस के लिए ए इक्वल टू √2 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है सिंपली, बस इतना सही था, 1 मिनट का क्वेश्चन था सर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कल कर ही लिया था मैंने, इसमें बता दिया था आपको कि लोरेंजन फंक्शन कैसा दिखता है, और इसका पूरे लास्ट वाले में जब हमने किया, अभी इसमें क्या था, तो e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा टी dt है ना, ये वाली वैल्यू थी पाई अपॉन ए टू द पावर माइनस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब वापस वही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस 2t माइनस 4 का होल स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो आप इस फंक्शन को देख के पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। इस प्रकार का फंक्शन पढ़ा था अभी हमने, e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, इस फॉर्म का फंक्शन। क्या बोला था इस फंक्शन को अभी हमने, गॉसियन फंक्शन है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, और 2 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास गॉसियन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ गॉसियन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यही होता है, √π/a टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 है। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 4 है ना, तो 4 पुट कर देंगे तो √π/4 e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 16। अब ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का हमको क्या करना है, जैसे यहाँ टाइम में शिफ्ट है, तो यहाँ पे टाइम में जब शिफ्ट होती है
मतलब ये वाला फंक्शन जो मल्टीप्लाई होता है टाइम डोमेन वाले फंक्शन के साथ में, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले फैक्टर से e टू द पावर प्लस माइनस आयोडा ओमेगा टी नॉट इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ टी माइनस टी नॉट है, तो यहाँ पे क्या इधर क्या बनेगा e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा टी नॉट जी ऑफ ओमेगा, मतलब फंक्शन का पूरे, और जी ऑफ ओमेगा क्या है, ये फंक्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने लिख लिया। और यहाँ पे टाइम में शिफ्ट है, मतलब इधर सिर्फ ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे टी नोट की वैल्यू क्या है, टी नोट की वैल्यू है टी मतलब 2, तो ये कितने क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 आयोडा ओमेगा, और यहाँ पे वो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर दिया रूट पाई अपॉन 4 e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 16, बस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को साथ में लिख दिया, और ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, सिंपल ही था। डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसका एक और मेथड है कि जैसे आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जैसे ये वाला जो फंक्शन लिखा हमने, जैसे दूसरे मेथड से हम जब पूरे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ लिख के देती हूँ, चलो e टू द पावर माइनस 4 और ये है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा टी dt, और ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो ये t माइनस 2 है, हमको क्या करना है, इसको u या v कुछ भी ऐसे कंसिडर करना है और इसका रिप्लेसमेंट करना है। इस वाले मेथड से भी हो जाएगा, t माइनस 2 को हम जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से dt की वैल्यू तो आ जाएगी du, और t की वैल्यू आ जाएगी u प्लस 2, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपली ये बन जाएगा माइनस का 4, और t माइनस 2 को u माना तो 4 u स्क्वायर, और इधर बन जाएगा e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा, और t की जगह रखेंगे हम u प्लस 2, ठीक है, और dt इसके साथ में आ जाएगा, du आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए कि e टू द पावर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा e टू द पावर माइनस आयोडा माइनस का 2 आयोडा ओमेगा, e टू द पावर माइनस का 2 आयोडा ओमेगा, ये टर्म बाहर आ जाएगा, और यहाँ बनेगा e टू द पावर माइनस का 4 u स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा u, e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा u और dt। अब अगेन ये वाला जो फंक्शन बना, ये गाउशियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, तो मतलब ये a की वैल्यू 4 है, ये गाउशियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो गाउशियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये लिख रखा सेम रूट पाई अपॉन e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 है, जहाँ a की वैल्यू 4 है, तो वापस हमको सेम यही चीज़ मिल रही है, और जो फैक्टर हमने फ्रीक्वेंसी से किया था e टू द पावर माइनस आयोडा ओमेगा टी में, जो शिफ्ट वाले फॉर्मूले से किया था, उससे डायरेक्ट e टू द पावर माइनस 2 आयोडा ओमेगा, सेम वैल्यू आ गई। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे अगर हमको फॉर्मूला, ये उस केस में जब हमको फॉर्मूला याद नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में अभी किया था, जस्ट सेम क्वेश्चन था, बस इसमें इतना सा ही कर रखा है, इसमें ज़्यादा सोल्व नहीं कर रखा है, सीधा यहाँ तक की वैल्यू पुट कर रखी है, मतलब ओमेगा माइनस 2, जैसे e टू द पावर माइनस एक्स कर कोस 2x अभी लास्ट टाइम किया था ना हमने, लास्ट वाली स्लाइड पर। ये पूरा वही वाला रिजल्ट लगा के वही सोल्व कर रखा है, बस यहाँ पे e टू द पावर मतलब माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसको ओपन नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का, माइनस ए से प्लस ए के बीच में ये एक पल्स है, एक रेक्टेंगुलर पल्स है। अब इसका हमको क्या निकालना, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या गिवन है कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है, और अदरवाइज ये क्या है 0 है। तो
सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, हमको सिर्फ माइनस ए से, मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से, जो ये लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे। पहले हम माइनस इन्फिनिटी से 0 पे जाएंगे, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे जाएंगे। यहाँ पे माइनस ए ना, हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे जाएंगे, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर माइनस ए से प्लस ए पे जाएंगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है। और फिर प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये 2 इंटीग्रेशन तो वैसे वेनिश हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा। ठीक है, माइनस ए, फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो बस बहुत ही सिंपल हो गया। फिर तो ये कुछ नहीं करना है, e⁻ आयोडा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करनी है। थोड़ी सी ये एक्सपोनेंशियल वाली पावर को इनको साइन कोस के टर्म में लेके आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की, और इसका हमको क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यही है, इसका f(x) e⁻ आयोडा kx dx। यहाँ f(x) क्या है, यहाँ पे ये d2y/dx² माइनस ओमेगा स्क्वायर y पे। तो हमको पता है कि डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको बहुत ही आसान कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है, मतलब अगर डेरिवेटिव लेते हैं टाइम डोमेन में किसी फंक्शन का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सीधा किससे आयोडा कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और nth टाइम यहाँ 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो यहाँ आयोडा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयोडा के का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सिंपली सिर्फ ओमेगा स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन है y/x, और माइनस डेल्टा x माइनस है। तो माइनस डेल्टा x माइनस है का मतलब इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, जब इसमें रखेंगे वैल्यू, तो सिर्फ x की जगह सिर्फ ये a वैल्यू पुट कर देंगे, x = a। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद में f(k) को कॉमन लेंगे, और इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बहुत ही सिंपल था। NET 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TIFR 2025 का क्वेश्चन है, e⁻ आयोडा kn dk, और इस फंक्शन का हमको क्या निकालना पूरा। अब तो ये आपको तो ये फंक्शन देखते ही अब याद हो गया होगा कि ये लॉरेंजियन फंक्शन है, और इसका वो भी रिजल्ट भी याद हो गया होगा। तो पाई e⁻ आयोडा n 10 सेकंड का है अब तो ये एक, बस अगर हमको देखते ही याद आ जाए, कुछ भी नहीं करना था। और यहाँ पे देखिए हमने को कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा सिग्नल कैसा दिखता है, फिर उसका जो सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्स कैसे करता है, और उसका आउटपुट कैसे दिखता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था म्यूज़िक वाला, कि अगर जैसे आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, तो अगर किसी रूम में या फिर कहीं, हाँ मतलब किसी रूम में या ऑडिटोरियम में आप बैठे हो, तो उसकी दीवारें कैसे रेस्पॉन्स करेगी, मतलब जो भी सिस्टम है वो सिस्टम कैसे रेस्पॉन्स करेगा। तो सिस्टम में जैसे वो आप ऑडिटोरियम में सिस्टम का रेस्पॉन्स कौन दिखाएगा, मतलब सिस्टम कौन होगा, तो वही उसकी दीवारें रहेगी कि कैसे इको हो रही है हमारी आवाज़ या हमारा जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं वो, तो वो उसका रेस्पॉन्स ये ऐसे दिखा रहा है। और फिर उसका जो इन दोनों का जो मिक्स जो आउटपुट आ रहा है वो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और अगर वीक सिग्नल हो तो वहाँ पे भी ये कन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत यूज़फुल है, कि whenever weak signal is involved, Fourier transformation is very helpful. Fourier transformation and inverse Fourier transformation are utilized to determine the convolution of signals. Convolutions मतलब इससे ये बात हो रही है आउटपुट की, सिस्टम रेस्पॉन्स फंक्शन g(t) प्लस सिग्नल मिलके हमको क्या आउटपुट दे रहा है ना, इन फिजिकल स्पेस बाय मल्टीप्लाइंग इन फ्रीक्वेंसी स्पेस। तो फ्रीक्वेंसी स्पेस में जब हम इन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन में लेके जाएंगे, तो वहाँ सिंपली ये एक सिंपल एलजेब्रा वाला जो डॉट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल, दो फंक्शन हो 3 फंक्शन हो उनका सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, शायद ये गेट 2024 या फिर 23 का क्वेश्चन है, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना एक बार। अब चलते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब यहाँ तक हमारा फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट
ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि इसमें भी मैं सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप फूरियर सीरीज़ और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की PYQs वगैरह और लगाइए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।